इन मंदिरों में जो सोना है वो सोना केवल इतना है कि जो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उससे 2.5 गुना ज्यादा है। यदि इन मंदिरों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, मंदिरों की केवल सोने का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमत का निर्धारण है वो अमेरिका से देश के लोगों को आपस में लड़ाया जाए, क्योंकि सरकार के पास में सरकार चलाने का किसी प्रकार का कोई विजन नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, महंगाई के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, और देश की संपत्ति को औने पौने दामों पर जिस प्रकार से अपने पूंजीपति मित्रों को बेचा जा रहा है, तो इस ओर से जनता का ध्यान कैसे बटाया जाए, इन्हीं बातों के ऊपर सरकार का एक तरह से जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चलता है, और एक नैरेटिव, सेट नैरेटिव चलाया जाता है ताकि पब्लिक इनमें उलझी रहे और उनकी कमियों की ओर जनता का ध्यान नहीं जाना चाहिए। इसी कड़ी में इन्होंने ये वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट है इन्होंने पारित किया, और इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ सीमा तक अंकुश लगाया है। कल इसका फैसला आया और 3 मुख्य बातें थी जिनके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक है वो लगाएगी। इसके ऊपर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आज जो हम चर्चा जो करने जा रहे हैं साथियों, वो ये है कि भारत का संविधान और उसका भाग 3 भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिनको फंडामेंटल राइट्स है वो कहा जाता है। और इसी में ही जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो इसमें सम्मिलित है, और इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी स्व इच्छा से किसी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसके प्रचार प्रसार और उसके संवर्धन और उस संदर्भ में रख रखाव की पूरी स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान है वो प्रदान है, वो करता है। अब ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है सवाल ये है कि चूंकि अनुच्छेद 25 से 28 तक जो प्रावधान संविधान करता है वो साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 25 में कि किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसका पालन करने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को है। इसके साथ साथ में अनुच्छेद 26 जो है ये प्रावधान करता है कि धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के लिए राज्य द्वारा कर लगाने पर रोक लगाता है, और अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का जो प्रावधान है वो कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, इस संदर्भ में यानी कि एक तरह से ये अनुच्छेद कहता है। अब बात यह है साथियों कि इस प्रकार की यानी कि एक तरह से स्थिति है वो ऑलरेडी संविधान में उल्लिखित है, उसके बावजूद इस प्रकार का बिल है वो क्यों पारित किया गया, इसके पीछे जो मूल कारण जो नजर आता है वो नजर यह है कि भारत में रेलवे और जो है रक्षा विभाग के बाद में सबसे अधिक जमीन यदि किसी के पास में है तो वक्फ बोर्ड के पास में है, और इसीलिए यानी कि एक तरह से सरकार की यह मंशा है कि इस जमीन के ऊपर कब्जा करके और अपने पूंजीपति मित्रों को जिस प्रकार से देश की जो संपत्ति है उसको औने पौने दामों में जो है बेचा गया है, तो उसका जो यानी कि एक तरह से जो अधिकार है वो इनको दे दिया जाए। अब इस दृष्टि से सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वक्फ संपत्ति होती क्या है, हम उसके ऊपर यानी कि एक तरह से जो चर्चा है वो करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसको हम किस प्रकार से यानी कि एक तरह से हम समझ सकते हैं। तो साथियों, वक्फ धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान की गई संपत्ति है। एक बार दान होने के बाद वक्फ संपत्ति वापस नहीं ली जा सकती। मालिकाना हक धार्मिक दृष्टि से अल्लाह को दे दिया जाता है या वो माना जाता है, और प्रशासन वक्फ बोर्डों द्वारा किया जाता है। और इसमें जो है ये आपकी जो है मस्जिदें हैं, गुरुद्वारा, ये कब्रिस्तान है या जो है इसी प्रकार की यानी कि एक तरह से ये जो है चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती है, इनका जो है वो रख रखाव होता है। अब भारत में कुल वक्फ संपत्तियां हैं वो कितनी है, तो कुल वक्फ संपत्तियां
8.7 लाख कुल वक्फ संपत्तियां हैं। इनका कुल क्षेत्रफल कितना है? यह है 38 लाख एकड़ के आसपास जो है वो इनका कुल जो है वो क्षेत्रफल है। और इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 27% ये वक्फ जो है वो जमीन है जिसमें या संपत्तियां हैं, जिसमें 2,32,000 ये वक्फ संपत्तियां हैं। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे राज्यों की बात करें तो दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, जहां पर अनुमानित है कि 1.5 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। बिहार में 1 लाख है और महाराष्ट्र में 80,000 है। और शेष अन्य राज्यों में 3 लाख और 8,000 के लगभग जो है कुल वक्फ संपत्तियां हैं। स्टेट वाइज यदि हम इनका आंकड़ा देखते हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, वो चार्ट के रूप में भी हम आप इससे समझ सकते हैं, चार्ट आपके सामने है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इनका क्या क्या महत्व है? कई वक्फ संपत्तियां सदियों पुरानी हैं, जैसे 7वीं सदी से लेकर और मुगल काल तक। उदाहरण के लिए चेरेमन जुम्मा 629 ईस्वी की, जामा मस्जिद दिल्ली 1656 ईस्वी की, अहमदाबाद की जामा मस्जिद 12वीं शताब्दी की। ये जो स्थल है वो ऐतिहासिक दृष्टि से हैं, वो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक स्थापत्य और सांस्कृतिक मूल्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन वक्फ संपत्तियों का आवश्यक रख रखाव जरूरी है। अब इस दृष्टि से प्रशासनिक और कानूनी मुद्दे हैं वो क्या है? वक्फ बोर्डों के दस्तावेज की कमी और रजिस्ट्रेशन समस्याएं। अब जो संस्थाएं बहुत पहले से बनी हुई है, तो अब 12वीं शताब्दी की जो बनी हुई है, 6वीं शताब्दी की बनी हुई है, 7वीं शताब्दी की बनी हुई है, या मुगल काल तक बनी हुई है, अंग्रेजों से पहले तक की भी बनी हुई है, तो इस प्रकार की जो संपत्तियां हैं वो वक्फ बाय यूजर कहलाती हैं। यानी कि एक तरह से कानूनी दस्तावेज कहां से आएंगे? तो सरकार की इनके ऊपर नजर है और वो इनको लेकर और अपने पूंजीपति मित्रों को एक देने का जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र इस संदर्भ में हो सकता है। और इन वक्फ संपत्तियों के ऊपर कब्जा करके और इस अल्पसंख्यक वर्ग को पंगु बना देना, और ये नहीं कि एक तरह से जो है इनको इनसे बेदखल करने की सरकार की मंशा जो है वो प्रतीत है, वो होती है। इस प्रकार का जो वक्फ बाय यूजर मॉडल है वो जो है वो कहलाता है। कुल मामलों में वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग या जो अवैध कब्जे की जो रिपोर्ट हैं उनके आधार पर, यानी कि एक तरह से जो है वो इनको खुर्द-बुर्द या इनके ऊपर कंट्रोल है वो सरकार करना चाहती है। इसी के साथ साथ में ये जो नया जो कानून संशोधन वक्फ जो संपत्तियां हैं इनके ऊपर एक तरह से कंट्रोल करने का एक षड्यंत्र है, वो इसे माना जा सकता है। अब इसके संदर्भ में आगे जोखिम और संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इससे धार्मिक संस्थाओं की जो स्वायत्तता है वो घट जाएगी। इसके साथ साथ में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का वाणिज्यीकरण संभव है, यानी कि एक तरह से इनका जो है व्यावसायिक उपयोग है वो किया जा सकता है। इससे सामाजिक तनाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, और इसके साथ साथ में साथियों अल्पसंख्यक अधिकारों पर, यानी कि एक तरह से इसका दीर्घकालीन प्रभाव है वो देखा जा सकता है। तो इस दृष्टि से सिफारिशें हैं वो क्या क्या की जा सकती है? पारदर्शिता और दस्तावेजीकरण, अर्थात वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड और सार्वजनिक डेटाबेस है वो तैयार होना चाहिए। कानूनी सुरक्षा, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु स्पष्ट कानूनी प्रावधान होने चाहिए। समुदाय की इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, अर्थात वक्फ जो बोर्ड है उनमें संबंधित जो समुदाय है उनकी भागीदारी है वो रहे, और उन्हीं की निगरानी में, यानी कि एक तरह से रिपोर्ट है वो ऑडिट रिपोर्ट है वो बननी चाहिए। ऐतिहासिक संपत्तियों का संरक्षण और रखरखाव है वो होना चाहिए, ये जरूरी है। और इसके साथ साथ में यानी कि एक तरह से जो वाणिज्यिक परियोजनाओं से पहले उस समुदाय की सहमति है वो ली जानी चाहिए। तो इसके लिए नागरिक भागीदारी बढ़ाएं, अर्थात स्थानीय वक्फ बोर्ड की जांच और रिपोर्टिंग प्रॉपर करते हुए कानूनी मदद और समर्थन के लिए संगठनात्मक संपर्क है वो जुटाया जाना चाहिए। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो जागरूकता बढ़ाएं, और जो भी यानी कि एक तरह से जो है योगदान, डोनेशन आदि देना चाहते हैं उसको सार्वजनिक रखा जाए, ताकि सरकार की यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं पर जो मंशा है उसके ऊपर एक अंकुश लगे। ये जो भी प्रस्तुति साथियों मैंने दी है ये कुछ यानी कि एक तरह से जो है मैंने सोशल मीडिया से मैंने जो
डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार किए हैं उनके आधार पर तैयार की है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मंशा है सरकार की कि वक्फ संपत्तियां हैं उनको क्यों जो है वो अपने कब्जे में लेना चाहती है। और सवाल ये भी पैदा होता है कि मुस्लिम्स के लिए जैसे सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, इसमें 4 मेंबर जो है वो गैर मुस्लिम होने चाहिए, और जो स्टेट जो वक्फ बोर्ड है उसमें 11 में से जो है वो 3 सदस्य होने चाहिए। सेंटर में टोटल जो है 22 होते हैं तो उसमें 4, और स्टेट में जो है वो 11 होते हैं तो उसमें 3 गैर मुस्लिम का प्रावधान सरकार है वो इनके माध्यम से, सरकार नहीं, कोर्ट ने यानी कि एक तरह से डिसीजन दिया है। हालांकि सरकार ने तो बहुत ज्यादा संख्या निर्धारित की थी जिसमें जो बहुमत है वो गैर मुस्लिम्स का था, यानी जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से उनका डिसीजन करना चाहिए वो कर सकते थे। कलेक्टर को जो है असीमित शक्तियां और अधिकार है वो इस संदर्भ में दिए गए थे, लेकिन उनके ऊपर भी जो है अंकुश है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मंदिरों के ऊपर जो जैनों के यानी कि एक तरह से जो धार्मिक स्थल है, ईसाइयों के धार्मिक स्थल है, दूसरे अन्य जो धार्मिक मतावलंबी है उनके धार्मिक स्थल है, क्या सरकार आगे एक एक करके उनमें भी इसी प्रकार से हस्तक्षेप करेगी? और मंदिरों में तो इतनी अधिक संपत्ति है कि एक अनुमान के अनुसार हमारा जो भारत का जो बजट है लगभग उसका आधा यानी कि एक तरह से आधी से ज्यादा संपत्ति है वो मंदिरों के पास में है। तो उनके ऊपर जो है उनके ऊपर भी जो इसी प्रकार से क्या मुस्लिम्स को या जो गैर हिंदू है उनको शामिल किया जाएगा? साथ ही साथ मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि क्या इन मंदिर ट्रस्टों में जो SC ST के जो लोग हैं, OBC जो लोग हैं, जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, क्या उनकी भी भागीदारी है, जिनमें अथाह जो संपत्ति भरी पड़ी है? इन मंदिरों में जो सोना है वो सोना केवल इतना है कि जो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उससे 2.5 गुना ज्यादा है। यदि इन मंदिरों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, मंदिरों की केवल सोने का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमत का निर्धारण है वो अमेरिका और जो यूरोपीय कंट्रीज नहीं करेंगे, या चाइना वो नहीं करेगा बल्कि भारत करेगा। इतना सोना है वो मंदिरों में पड़ा है, तो उसके ऊपर यानी कि एक तरह से जो है वो सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? ये एक केवल और केवल एक जो अल्पसंख्यक वर्ग को डराना चाहती है, और इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं पर यह लगता है कि इस प्रकार के एक्शन लेकर और लोगों की वाही लूटना और धार्मिक उन्माद फैलाना इसके पीछे मकसद नजर आता है। तो इस दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो फैसला है वो अपने आप में परिपूर्ण तो नहीं है, लेकिन कुछ यानी कि एक तरह से राहत है वो इस वर्ग को प्रदान करता है। यदि संविधान के अनुसार फैसला दिया जाता तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट निश्चित रूप से खारिज होता और इसको अवैध घोषित कर दिया जाता। लेकिन फिर भी न्यायालय के ऊपर कई प्रकार के दबाव हैं, उसकी अपने आप में सीमाएं हैं, लेकिन न्यायपालिका को निश्चित रूप से सभी प्रकार के दबाव और भय से मुक्त होकर काम करना चाहिए। लेकिन साथियों, अब बात यह है कि भविष्य के गर्त में होगा कि अंतिम रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, क्योंकि ये तो केवल मात्र एक अंतरिम फैसला है। साथियों, यदि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ जो है इसे शेयर भी करें और कमेंट्स करते हुए बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। साथ ही मैं अपील करना चाहता हूं, संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, पोस्ट में ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में आप विश्वास करते हैं इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस में, ज्ञान, विज्ञान और मानवता में, तो आप अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े और हमारी पार्टी को जिस रूप में पे आप मदद हो सकती है मदद देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।